19 अप्रैल 1975 की बात है। इंदिरा गांधी का जमाना था। हिंदुस्तान अभी मुआशी तौर पर इतना मुस्तहकम नहीं हो पाया था कि वो बड़ी ताकतों के मुकाबले में खड़ा हो सके। लेकिन रूस के कोलैबोरेशन से हमारे इसरो के साइंसदानों ने एक सैटेलाइट स्पेस में भेजने के लिए तगवदू करना शुरू कर दिया और इसी तगवदू का नतीजा है हिंदुस्तान अपना पहला खलाई सैटेलाइट रूस के कप्स्टीन यार्ड से बहुत ही कामयाबी के साथ खला में भेज दिया। इस सैटेलाइट का वजन 360 किलोग्राम था और इसकी तैयारी में इसरो के साइंसदानों ने बहुत ही जी जान लगाकर मेहनत की थी। इस तरह हिंदुस्तान स्पेस एज की तरफ अपना एक कदम बढ़ा दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद कई सैटेलाइट्स खला में भेजे गए और बहुत ही कामयाबी के साथ हिंदुस्तान ने अपने परचम को बुलंद रखा। सवाल यह है कि पहला सैटेलाइट जब छोड़ा गया तो उसका नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया? ये आर्यभट्ट है कौन? इसके बारे में हमारे मुल्क के लोग क्या जानते हैं? इसका सादा सा जवाब है 5वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना था। 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र के कुसुमपुर गांव में यह शख्स पैदा हुआ। इसकी पैदाइश जहां हुई थी आज उसे हम पटना के नाम से जानते हैं। ये वही शख्स है जिसने इल्म रियाजियात यानी मैथमेटिक्स और इल्म फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी की बातें अपनी किताबों में की हैं। गालिबन ये हिंदुस्तान का पहला मुफक्किर है, पहला इल्मदां है जो इन अलूम पर मुख्तलिफ तरह से अपनी बातें रखता है। इसे हिसाब में और इल्म फल्कियात में काफी महारत हासिल थी। आपको जानकर यह हैरत होगी कि आज दुनिया जो जीरो का इस्तेमाल करती है, ये जीरो इसी ने इजाद की थी। इसी की इजाद की वजह से मैथमेटिक्स की दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ और नत नए तरह के कैलकुलेशन हमारे सामने आते गए। सिर्फ यही नहीं, जीरो की इजाद की वजह से हम लोगों ने दूर दराज के सितारों की दूरी की पैमाइश करनी शुरू कर दी और मुख्तलिफ तरह के कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से हम करना शुरू कर दिए। पाई के वैल्यू को भी इसी ने इजाद की और 4 डिसिमल के कनेक्शन को इसी ने सही किया। कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने ग्रेविटेशनल फोर्स का भी दरियाफ्त किया था। लेकिन बड़ी अजीब बात है, लोग कहते हैं कि यह काम तो न्यूटन ने किया। आर्यभट्ट ने दरियाफ्त इन चीजों की थी। उसने बताया था कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन उसने कोई लॉ नहीं बनाया, कोई उसका तरीका नहीं बनाया। लेकिन आर्यभट्ट ने यह तस्करा किया था। इसकी 3 किताबें हैं। पहली है आर्यभट्ट, दूसरी है आर्य सिद्धांत और तीसरी है अल नन्फ। आर्य सिद्धांत और अल नन्फ ये 2 ऐसी किताबें हैं जो तारीख के दबीज तरीन धुंध कहर में डूब गई हैं। इन किताबों का तस्करा तो मिलता है, लेकिन इनके औराक, इनके इक्तबासात और इनमें कही गई बातें हमें नहीं मिलती हैं। हमारे पास आर्यभट्ट की सिर्फ आर्यभट्ट ही किताब मौजूद है। आर्यभट्ट की इस किताब में 121 सेंटेंसेस हैं, यानी श्लोक हैं। इन्हीं श्लोक के मुताले से पता चलता है
कि आर्यभट्ट की ज़हानत क्या थी, वो किन किन चीजों पर अपनी राय दिया था। ये किताब 3 हिस्सों में मुनकसिम है। पहला है गीतिका पद। गीतिका पद ये वाहिद किताब है जिसमें उसने मैथमेटिक्स की बात की है, जिसमें उसने इल्म रियाज़ात पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने वक्त की पैमाइश पर भी अपनी बातें की हैं। दूसरा है गणित पद, जिसमें ज्योमेट्री और अलजबरा से मुताल्लिक बातें की गई है। उसने बताया है कि चीजों को नापने के लिए, चीजों को समझने के लिए, डिस्टेंस को मालूम करने के लिए किस तरह हम ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है कलकरिया पद, जिसमें उसने वक्त की पैमाइश की है, सितारों और सैयारों की चालों के मुतालिक मुख्तलिफ तरह की बातें की हैं और बताया है कि इनके डिस्टेंस को, इनके समत को किस तरह हम मालूम कर सकते हैं। इन 3 हिस्सों से उसकी ज़हानत का, उसके इल्म का हमें भरपूर अंदाजा होता है। और तब हमें यह बात समझ में आती है हमारा जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप इसी तरह हमसे जुड़े रहेंगे और मैं आपके लिए नई नई बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। खुदा हाफिज।